स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, हमने अभी तक बीटीसी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट 1 में हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है और साथ ही हमने यूनिट 1 के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। और इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर में आने वाले जो भी क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट 1 से 2014 से लेकर 2018 के बीच के सारे क्वेश्चंस को भी लगा लिया है। अगर आपने मेरे चैनल में उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आज का हमारा यूनिट है यूनिट 2 यानी इकाई 2। यूनिट 2 जो है इसमें हमसे बोला गया है, ये हमारा क्या है, गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, यूनिट 2 का हमारा नाम है गुणा एवं भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही एकदम नॉर्मल इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपने बचपन से ही गुणा और भाग पढ़ा है, बस उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले चलिए एक बार इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर गुणे की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो गुणे में जो होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा, जैसे हमने हमेशा सॉल्व किया है, जैसे ये जो हमारा ऊपर वाला होता है इसे हम गुण्य कहते हैं, और जो हमारा बी है इसके जिसके साथ उसको गुणा किया जाता है इसको हम गुणक कहते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो यानी मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर्स होते हैं इसमें। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। यहाँ पर जो है कुछ, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं इससे ये जो है इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो गुणा के जो प्रगुण्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है मल्टीप्लिकेशंस की वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर समवरक नियम, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, कि यदि ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या है तो उनका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे अगर हमारा ए और बी का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर जो हमारा आ रहा है, जैसे 5 और 4 का मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर 20 आया, तो आपको भी पता है कि जो 5 है वो भी हमारी एक पूर्ण संख्या है और 4 है ये भी हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेंट जो इसका जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, 20 ही होगा। फिर हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा नियम है गुणन का क्रम विनिमय नियम, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों ये क्या होता है, क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम से इसको मल्टीप्लाई करना, क्रम में इसको रखना। जैसे आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया है तो भी वही आंसर आएगा, और बी से ए को भी मल्टीप्लाई किया है तो भी वही आंसर आएगा। जैसे आपको मैंने अभी इसके पहले भी बताया था, यूनिट 1 में भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रही थी जिसमें मैंने एक्स और वाई को, वाई चाहे मैं एक्स वाई लिखूँ या फिर मैं वाई एक्स लिखूँ, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, इन दोनों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेंट में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल्स के लिए आपको समझाया है कि 4 का 5 से आप चाहे मल्टीप्लाई कीजिए या 5 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमारा 20 ही आएगा। ठीक है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा क्या है, गुणन का क्रम विनिमय नियम है, इसी में ऐसा होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा गुणन का सहचर्य नियम दोस्तों क्या है, यहीं पर हमारा जो है गुणन का सहचर्य नियम, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा क्या होता है, जैसे अगर आपने गुणन के साथ जो है ऐसा होता ही है कि गुणे में जो है चाहे आप संख्या को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उनका आंसर एक ही वही आएगा जो आना है। क्योंकि आपको पता है गुणे का अर्थ होता है कि उसको क्रम से जोड़ते जाना, या फिर उसमें हमें क्या आना चाहिए, हमें उस संख्या का टेबल आना चाहिए, उसका जो है पहाड़ा ज्ञात होना चाहिए, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक देखा, आपने क्या 4 का 5 में गुणा किया, यानी कि 4 का पहाड़ा हमने जो है 5 बार पढ़ा है तो भी हमारा 20 आया, 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा है तो भी हमारा 20 ही आया। वैसे ही हमारा सहचर्य नियम जो है, ए और बी का मल्टीप्लाई अगर हम सी से कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे या बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो हो जाएगा सहचर्य नियम, ये उसके साथ ही रहता है, इसीलिए हम इसको सहचर्य बोलते हैं। यहाँ पर जो है सब तीनों का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पर आपने 3 4 7 लिया, ठीक है, 3 और 4 को लिया आपने, उसके साथ 7 को गुणा किया, या 3 को आपने 4 और 7 से गुणा किया, या फिर 3 4 7 का आपस में गुणा किया, आंसर जो है वो आपका हमेशा जो है कितना आएगा, 12 × 7, और कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 84, ठीक है, 84 आ जाएगा, तो आंसर हमारा वही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमसे बोलते हैं, ये लॉ गुणन का योग पर वितरण नियम। ठीक है, 2 नियम होते हैं इस पे, वितरण नियम 2 होते हैं, एक गुणन का योग पर वितरण नियम होता है, दूसरा गुणन का घटाव पर वितरण नियम होता है। योग पर वितरण नियम हमारा वो होता है कि जैसे अगर हमारा योग दिया हो
दो संख्याओं का योग दिया और उसके साथ तीसरी संख्या को गुणा करना है। तो जो तीसरी संख्या जो हमारी दी गई होती है उसका जो गुणा होगा वो पहली वाली संख्या से गुणा होगा, फिर ऐड करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या से उसका गुणा होगा, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करके फिर जोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, वितरण नियम। यानी यहाँ पर जो योग है उसका क्या हो गया, वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया है। यहाँ पर योग जो है पहले ए का बी से गुणा होकर के फिर यहाँ पर बी का ए का सी से गुणा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 5 का 3 से गुणा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 + 10 यानी कि हमारा आंसर 25। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, वितरण नियम होता है। ये नियम जो है आपको मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हम चर संख्याएं बोलते हैं जिसे, उस पे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसका जो गुणा होगा वो हमें जो है ऐसे ही करना होता है, क्योंकि वो तो आपस में गुणा होगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे आप इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 और 2 5 होगा, तो 5 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 ही आएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो है वितरण नियम पर हमको उसको रख कर इसलिए दिखाना था, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नियम हमारा अभी आगे चल के चर संख्याओं पे लागू होगा। फिर हम यहाँ पर गुणन का घटाव पर वितरण नियम देखेंगे, तो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही कहते हैं दोस्तों। तो गुणन का घटाव पर वितरण नियम क्या होगा, जैसे योग पर था वैसे ही घटाव पर है। जहाँ पर आपने प्लस लिखा है वहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो माइनस हो गया। यहाँ पर यहाँ a × b माइनस a × c, ऐसे यहाँ पर 3 × 5 माइनस यहाँ पर 3 × 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये 15 - 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। तो ये हो गया हमारा क्या, गुणन पर वितरण नियम, किसका, घटाव का, ठीक है। तो गुणन का घटाव पर वितरण नियम। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो क्वेश्चन है इसका दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है, जिसे हमें समझना चाहिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। प्रतिलोम का अर्थ होता है दोस्तों कि उसका उल्टा, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम जो है हमारा, जो 0 है उसे हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, और जो 1 होता है उसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। 0 को हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम और 1 को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे किसी भी संख्या में आप जो है कोई भी संख्या दी हो, उसमें आप जब 0 को जोड़ेंगे तो उसका जो मान होगा वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। वैसे ही किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो उसका जो मान होगा वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसीलिए इसको योगात्मक और गुणात्मक कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 को जोड़ देंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे किसी भी संख्या में अगर आप क्या करेंगे, आप अगर उस संख्या में यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैंने 5 दिया, उसमें आप 0 जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर 5 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे अगर हमने 5 लिया है उसमें 1 अगर आप गुणा कर देंगे तो उसका आंसर 5 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें आप 0 जोड़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और अगर आप उसमें 1 से गुणा कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमारा जो है 0 जो है वो योगात्मक प्रतिलोम होता है और 1 हमारा क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे आपको कह देगा कि प्रूफ करके बताइए कि दी गई संख्या है, इसको अगर हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा कि या कुछ और आएगा। तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो किसी भी संख्या में, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे क्या होता है, इसका उल्टा पूछ सकता है ना। तो अगर हम आपसे बोल दें कि 5 का जो है, आपसे बोल दे रहा है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा -5 होगा दोस्तों, ठीक है। क्यों -5 होगा, -5 इसलिए होगा क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो हमारा 0 आएगा, ठीक। ऐसे ही इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 5 का, इसमें जो होगा इसका 1/5 होगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये हमारा जो है मेन पॉइंट है, आपको यही समझाना, ठीक है। क्योंकि जो योगात्मक प्रतिलोम होता है इसका अर्थ होता है कि संख्या जो हो वो 0 हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है संख्या जो हमारी हो वो 1 आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, 0 जो है वो हमारा योगात्मक प्रतिलोम है और 1 हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है अगर हमारी संख्या प्लस में दी गई है
तो माइनस में वही संख्या लिख देंगे तो हमारा उसका आंसर 0 हो जाएगा और वही योगात्मक प्रतिलोम होगा। और अगर हमारी संख्या कुछ ऐसे दी गई है तो हम उसको क्या करेंगे, 1 बटे में करके लिख देंगे तो हमारा वो उसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। हमें सॉल्व इस टाइप से करना है। क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा मैंने कि आप क्या करिए, आप हमको 10 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 10 का योगात्मक प्रतिलोम -10 होगा, क्योंकि इसका आंसर तभी 0 आएगा। ऐसे अगर मैंने आपसे पूछा कि 10 का ही आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 होगा, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 1 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दोस्तों। तो आप आई होप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे अभी। दोस्तों क्वेश्चंस तो हम जो है बहुत सारे लगाएंगे अभी इस चैप्टर के, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए गुणे से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो मैंने गुणे के हिसाब से क्वेश्चंस रखे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा एक गेंद 4 रुपये में लेता है तो 3 गेंद कितने रुपये में खरीदेगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, लगभग ये 1-2 का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी जानते हैं BTC जो है हमें प्राइमरी में ही टीचर बनना है, तो हमें उसी हिसाब से ही पढ़ना भी होगा। और इसीलिए आपको जो है ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस ये करना है कि आपको अपने माइंड खुले रखने हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगर एक बच्चा एक गेंद को अगर 4 रुपये में ले रहा है, ठीक है, एक गेंद को अगर वो 4 रुपये में ले रहा है तो वो 3 गेंद को कितने रुपए में लेगा, 3 गुणे 4 यानी कि 12 रुपये में लेगा। हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि यदि एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपये है तो 6 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपये दिया है तो 6 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 गुणे 6 यानी कि 12 छंग कितना होता है, 72। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा हमारा, 12 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपसे ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, अरे राम इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस क्या कीजिए, ये 487 लिखा है, ठीक है, इस 487 में आप क्या कीजिए, ये जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इसको 1000 + 8 आप लिख सकते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर आप कीजिए। अब इसका यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, अभी जस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है योग क्या, गुणन का योग पर वितरण नियम। देखिए यही नियम यहाँ पे लागू होगा। देखिए ये नियम, देखिए यहाँ पर क्या लागू हो रहा है, गुणन का योग पर वितरण नियम। तो अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 487 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट मैं आपको, तब तक आप सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको यहाँ पर भी हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों 998। देखिए करते क्या है कि हम सबको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हमारा 1000 है, ये 10 के कितने निकट है, ठीक है, तो 10 के कितना निकट है, इसमें अगर 8 जोड़ दिया गया है तभी ये 10 के निकट हुआ है। ऐसे यहाँ पर जो 998 है दोस्तों, ये हमारा 10 के कितना निकट है, ये हमारा जो है इसमें अगर हम 1000 जो है घटा दे तो ये हमारा फिर से वही आ जाएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि इसको हम चाहे ऐसे लिखे चाहे पलट कर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इस नियम के अकॉर्डिंग देखिए, चाहे 5-4 लिखे चाहे 4-5 लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो 486 यहाँ पर 998 करिए, फिर यहाँ पर 436 मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर 1000 में से 2 को ऐसे घटा देंगे तो आपका फिर से 998 ही आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करिए। अब ये हमारा क्या हो रहा है, गुणन का घटाव पर वितरण नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये नियम लग रहा है ना, ये गुणन का घटाव पर वितरण नियम लग रहा है, जो कि अभी हमने देखा है। तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करिए, 436,000 माइनस 436 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट भी यही हमारा है। नेक्स्ट में हमारा 94 है, 6754 मल्टीप्लाई में 94 को आप ब्रेक करेंगे तो 94 हमारा कैसे ब्रेक होगा, ये 100 - 6 है ना। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 26478 जो है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, ये 100 + 6 है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। ये हमारा क्या है, गुणन का घटाव पर वितरण नियम है, ये गुणन का योग पर वितरण नियम है। तो इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा 6754 मल्टीप्लाई में ये हमारा 100 - 6754 मल्टीप्लाई में 6। ऐसे यहाँ पर हमारा 26478 मल्टीप्लाई में हमारा 100 और यहाँ पे -26478 मल्टीप्लाई में 6। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
आई होप आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 7। अब बस आप इसके साथ क्या करिए, मैच करते जाइए। ये हो जाएगा हमारा 3896 और हमारा आंसर हो जाएगा 490896। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आपसे ये जो पूछा है 436000 माइनस, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 872। तो हमारा आंसर हो जाएगा 435128। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या, यही वाला हमारा 6754100 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40524। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया 634876। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ये वाला, आप करेंगे 2644780 माइनस, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15888868। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 280666 और 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अभी गुणा के बारे में पढ़ा। अभी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे और साथ ही सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में ही गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाओं में भाग के बारे में, जिसे हम डिवीज़न कहते हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया है और फिर इसके बाद हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमारा भाग होता है, यहाँ पर जिससे ये जो होता है इधर, इसको हम भाजक बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम भागफल बोलते हैं। और ये जिसका भाग किया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। और जो आंसर आता है और जो शेषफल बचता है, मतलब जो भी वैल्यू बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं। इसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। ये डिविडेंड होता है और ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी जो वर्ड्स लिखे हैं, इसका जो है यूज़ किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है और उसका यूज़ जो है बहुत जगह किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं उसके बारे में। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं, भाग की संक्रियाओं के बारे में। जैसे गुणा की संक्रियाएं हमने देखा था कि गुणा जो है वो क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, संवरक नियम वगैरह, उसमें जो योग का वितरण नियम और योग घटाव का वितरण नियम, हमने जो भी चीज़ें देखी उसी टाइप से यहाँ पे भाग में भी होता है। दोस्तों भाग में सबसे पहला हमारा जो है ये पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया का अर्थ होता है, जैसे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो कि आपको पता है 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, तो उसी में जो भाग की संक्रिया होती है उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है कि भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। जैसे कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संक्रियाओं के लिए संवरक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी होता है कि वहाँ पर पूर्ण संख्या मिलती भी है और कभी कभी होता है कि नहीं भी प्राप्त होती है। जैसे अगर आप अगर मान लीजिए 1/0 कर रहे हैं दोस्तों, तो 1/0 का अर्थ होता है इनफाइनाइट, और वहाँ पर जो भी संक्रिया प्राप्त होगी वो आपको पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जो अनंत आता है हमारा, इनफाइनाइट जो होता है दोस्तों, अनंत जिसे हम कहते हैं, ये हमारा ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही कोई प्राकृतिक संख्या। तो इस वजह से ये जो हमारा प्रगुण है इसमें फॉलो नहीं करता है। दूसरा हमारे यहाँ पर बात किया गया है क्या, उसी में नेक्स्ट पॉइंट में, कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग जो है वो परिभाषित नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा ना कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी शून्य से अगर आप किसी भी पूर्ण संख्या को भाग देंगे तो वहाँ पर जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। यानी अगर आप 1/0 करेंगे दोस्तों तो आंसर हमारा अनंत में आ जाता है, जो कि हमारा क्या होगा, मतलब परिभाषित नहीं हो पाता है। दूसरा थर्ड पॉइंट आपसे बोला गया है कि पूर्ण संख्या में 1 से भाग का परीक्षण,
किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। ये तो बहुत ही ईजी है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 5/1 लिखा है, ठीक है, उसको आप भाग देंगे तो वही 5 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या हो, उसको अगर आप 1 से भाग देंगे तो भागफल तो वही प्राप्त होगा। और शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण क्या होता है कि शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करें तो भागफल 0 आता है। जैसे अगर आपने 0 को 5 से क्या किया, विभाजित किया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 ही आता है। ये छोटी सी बातें हैं, ये जो कि हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, बस उसी का यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन है। तो दूसरा आपको 5th पॉइंट में बताया गया है कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण क्या होता है। तो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। दोस्तों, अगर जिस संख्या से भाग देना है और वही और जो भाग देने वाली संख्या है, दोनों जो है अगर सेम होगी तो आंसर तो 1 आएगा ही आएगा। ये तो आपको भी पता है कि दोनों की जो वैल्यू होगी वो अगर सेम रहेगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। तो ये भाग से संबंधित कुछ जो है संक्रियाओं के बारे में अभी मैंने आपको बताया। अब हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी लगाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।